डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। गोरखपुर को मिली विकास की सौगात। सीएम योगी ने किया 6 लेन फ्लाईओवर समेत 995 करोड़ रुपए की 14 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। गोरखपुर से विपक्ष पर जमकर बरसे सीएम योगी, कहा आस्था पर प्रहार करने वाले आज आस्थावान बनने का ठेका ले रहे। राम भक्तों पर गोलियां चलाने वालों को राम मंदिर की चिंता का दिखावा कर रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे शाहजहांपुर के परशुरामपुरी। ब्रजेश पाठक ने संबल हिंसा और छात्र आंदोलन पर विपक्ष पर साधा निशाना। डिप्टी सीएम बोले, सपा नेताओं ने कराया था संबल में दंगा। मायावती ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। पेपर लीक को लेकर आंदोलन और राम मंदिर प्रकरण पर मायावती ने कहा, दोनों मामले हर स्तर पर पनप रहे भ्रष्टाचार का परिणाम। वहीं कहा, बीजेपी के आंदोलन का राजनीतिकरण कर सड़क से संसद तक टकराव और हिंसा का माहौल बनाना उचित नहीं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर देश की सियासत और सड़कों की जंग का अखाड़ा बना हुआ है। तख्तियां युवाओं के हाथों में है। नारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लग रहे हैं, लेकिन संसद मार्ग की ओर बढ़ रहे हर कदम के साथ दिल्ली की फिजा में एक ही सवाल तेजी से तैर रहा है। यह आंदोलन देश के नौनिहालों का अपने आप फूटा गुस्सा है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक पटकथा लिखी जा रही है। आपको बता दें कि मई जून 2026 में नीट परीक्षा में धांधली और एक अदालती टिप्पणी के बाद उपजे जनाक्रोश ने जिस कॉकरोच जनता पार्टी को जन्म दिया, वह महज कुछ हफ्तों में छात्र सत्याग्रह से आगे बढ़कर राजनीतिक घमासान में तब्दील हो चुकी है। एक तरफ लाखों अभ्यर्थी इसे अपनी अस्मिता और हक की लड़ाई बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ सत्ता के गलियारों से इसे शाहीन बाग पार्ट 2 और विपक्षी प्रायोजित टूल किट करार दिया जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के दौरान दिल्ली दंगा मामले में यूएपीए के तहत जेल में कैद उमर खालिद का अब्बा एसक्यूआर इलियास प्रदर्शन स्थल पर पहुंचा। देश में दंगे कराने और देशद्रोह के आरोपी खालिद के अब्बा ने मंच से भाषण दिया, जिसके बाद यह विरोध प्रदर्शन विवादों में आ गया। छात्र आंदोलन में आजादी जय भीम के नारे लगने के बाद आलोचकों ने इसे टुकड़े टुकड़े गैंग की साजिश करार दिया और इसे शाहीन बाग पार्ट 2 का नाम दे दिया। केंद्रीय मंत्रियों, बीजेपी नेताओं ने दावा किया कि यह एक प्रायोजित आंदोलन है जिसमें विदेशी ताकतों और जॉर्ज सोरोस गैंग का हाथ हो सकता है। कुछ दक्षिणपंथी हैंडल्स का दावा है कि इसके फॉलोअर्स पाकिस्तान, बांग्लादेश, कतर तक से हैं, जो फूड डिलीवरी ऐप से जंतर मंतर पर खाना भिजवा रहे हैं। आंदोलन के तौर तरीकों पर नजर डालें तो शाहीन बाग और किसान आंदोलन के दौर की यादें ताजा होना लाजमी है। रणनीतिक विश्लेषक बतलाते हैं कि इस प्रदर्शन की क्रोनोलॉजी बिल्कुल पुरानी लीक पर चल रही है। देशद्रोही तत्वों का जुड़ाव जो हो रहा है उस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इस चक्रव्यूह के पीछे है कौन। क्या सचमुच देश का युवा अपने दम पर सड़क पर उतरा है या फिर छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर कोई और सियासी निशाना साध रहा है। आपको बता दें कि सत्ता पक्ष और तटस्थ विश्लेषकों का मानना है कि इस जनाक्रोश का राजनीतिक अपहरण हो चुका है। जब जब सड़क पर भीड़ जुटती है, राजनीतिक गिद्ध अपना अपना झोला लेकर पहुंच जाते हैं। मानसून सत्र से ठीक पहले और दौरान इस आंदोलन के हिंसक और उग्र होने की बात इस बात का प्रमाण है कि इसका मकसद परीक्षा सुधार नहीं बल्कि संसद को ठप करना है। जंतर मंतर पर टेंट, लाउड स्पीकर, राशन, प्रचार सामग्री का प्रबंध रातों रात बिना किसी संगठित राजनीतिक या वित्तीय ढांचे के संभव नहीं है। शांतिपूर्ण धरने के बजाय सुरक्षा घेरा तोड़कर संसद की ओर बढ़ने की जिद, पीएम के निजी आवास की ओर बढ़ने की जिद, ताकि पुलिस बल प्रयोग करे और दमन का नैरेटिव रचा जा सके। विरोध प्रदर्शन के मंच पर छात्रों की आड़ लेकर ऐसे चेहरों की मौजूदगी दर्ज होना जिनका नीट या परीक्षा व्यवस्था से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है।
व्यवस्था में सुधार की मांग के बीच अचानक देश विरोधी और भड़काऊ नारों का तड़का लगना असल में इन आंदोलनकारियों की मंशा पर सवाल खड़ा कर देता है। जब कांग्रेस जनता पार्टी के मंच से परीक्षा सुधार के बजाय सरकार गिराने, अराजकता फैलाने के गूंज आने लगे, देश विरोधी नारे लगने लगी, तो समझा जा सकता है कि आंदोलन की कमान अब छात्रों के हाथ में नहीं बल्कि पर्दे के पीछे बैठे सियासत में माहिर खिलाड़ियों के हाथ में जा चुका है। हालांकि छात्रों का गुस्सा 100% सही है। नीट परीक्षा में धांधली और एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ढिलाई ने लाखों परिवारों की रातों की नींद उड़ा दी है। सरकार यह कर पल्ला नहीं झाड़ सकती कि सड़क पर खड़ा हर युवा किसी दल का एजेंट है, पर सवाल वही है कि क्या यह बैनर आज भी सिर्फ छात्रों का है या इस पर किसी की मुहर लग चुकी है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक शेखर कुमार जी। शेखर कुमार जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सड़क पर जो युवा खड़े हैं, सवाल है कि क्या यह बैनर आज भी छात्रों के हाथ में है या किसी और की मुहर लग चुकी है। देखिए डॉक्टर साहब, ये शुरू से आंदोलन छात्रों का था, छात्रों का है और छात्रों का ही रहेगा। माफ करिएगा, मेरा गला जो है वो आंदोलन के चक्कर में थोड़ा सा बैठ गया है। जी जी। और मेरे हिसाब से आवाज शायद आपको आ रही है, अच्छी आ रही है, लेकिन तो मेरे हाँ जी जी, मेरा ये कहना है, ये एक आंदोलन एक बहुत जायज डिमांड के साथ शुरू हुआ। वहां पर एक टाइमलाइन दी गई कि भाई आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करें, जिन छात्रों ने अपने जान गंवाई उनको आप कंपनसेट करें, 1 करोड़ का कंपनसेट। दोनों जायज डिमांड्स थी, आपको माननी थी नहीं माननी थी वो एक अलग बात है, लेकिन आप संवाद तो स्थापित करते हैं। सरकार ने किसी तरीके का कोई संवाद स्थापित नहीं किया। वहां पर जिस दिन सोनम वांगचुक जी को किडनैप किया गया, उससे जस्ट पहले तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वहां पे नहीं आने दिया गया। जो भी नेता है वो अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में आए। वहां पर जो नारे लग रहे, 4 नारे जो है वो अलाउड है, ठीक है, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जिंदाबाद जैसे नारे लग रहे हैं। आप जो 20 तारीख का मार्च था, उससे पहले सर्कुलर एक सारा व्हाट्सएप पे गया लोगों के कि आप सिर्फ भगत सिंह, बाबा साहब, गांधी जी इनकी फोटो लेकर आ सकते हैं, संविधान लेकर आ सकते हैं, और आप कौन से नारे लगाएंगे, सारी बात। लेकिन देखिए इस वक्त खेल कितना बढ़िया हुआ कि इस आंदोलन का एक नेता तो सोनम वांगचुक मंच से किडनैप कर लिया गया। उसके बाद जब भीड़ और बढ़ गई वहां रोज में, अभिजीत दीपिके को वहां से डिटेन कर लिया जाता है और 20 तारीख को ही जेपी नड्डा, सौरभ दास और रांका को अपने पास बुलवा लेते हैं। वहां 4 घंटे इंतजार कराया जाता उस क्रूशियल मौके पे। आपने वहां नेतृत्व तो छोड़ा काम जी। और जब ये दीपिका आया, वीडियो है कि वो जो डीसीपी जो लड़की को थप्पड़ मारने वाला बदतमीज एडिशनल डीसीपी था, उसने वो माइक के तार तोड़ दी अभिजीत दीपिका की। तो आप उसको अनियंत्रित बनाना चाह रहे थे। शेखर कुमार जी, आपकी बात मैं सब मान लेता हूं, लेकिन जब लड़ाई नीट परीक्षा में सुधार और अभ्यर्थियों के हक की लड़ाई थी, तो जंतर मंतर के मंच पर यूएपीए के यानी देशद्रोही वाले केस के आरोपियों के परिजन क्या कर रहे थे, इलियास क्या कर रहे थे, धारा 370 के समर्थन में नारे क्यों लगे, उनको मंच किसने दिया, भारत विरोधी नारे कैसे लगने शुरू हो गए, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। देखिए, भारत विरोधी नारा अगर किसी ने मंच से लगाया हो, किसी ऑर्गेनाइजर ने, तो आप बताइए। मैं पूछ तो रहा हूं कि इलियास क्या कर रहे थे, 370 की बात क्यों की गई, आपके मंच के तमाम वीडियो हैं। मैं साहब एक एक करके मैं इलियास पे भी आ रहा हूँ। पहले आपके नारे वाली बात का जवाब दो। वहां पे जो भाजपा के गुंडे, संघी गुंडे जो सादी वर्दी में पुलिस वालों के साथ डंडा चलाते दिख रहे थे,
ये उनके लगाए हुए नारे आंदोलन को बदनाम करेंगे। और रही देखिए ये इलियास के बाद उमर खालिद है, शर्जील इमाम है, इनके साथ में आपको और भी नाम बताता हूँ। ये भाजपा का जो नैरेटिव फैलाया गया है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला, हेमंत सोरेन जमीन घोटाला, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को आपने जेल में डाल दिया, आज तक चार्जशीट नहीं फाइल कर पाए। और इलियास के बारे में आप बता रहे थे जी। हाँ तो मैं क्या बताऊँ ना, आज क्या कारण है, 6 साल हो गए ये गृह मंत्री वहां पर चार्जशीट नहीं फाइल हो पा रहे, इसका ट्रायल नहीं शुरू हो पा रहे, क्यों दमाद बना के रखा है गृह मंत्री ने, क्यों दमाद बना के रखा है? और जब ट्रायल नहीं शुरू शेखर कुमार जी आपकी आवाज, शेखर कुमार जी आपकी आवाज जब आप चिल्ला के बोलते हैं तो आवाज दब जा रही है। आपसे निवेदन है कि आराम से बोलेंगे तो आवाज क्लियर आएगी जी। देखिए ये बड़े क्रोध की बात है कि आप शर्जील इमाम, उमर खालिद जैसे व्यक्ति आज उनको 6-6, 7-7 साल होने को जा रहे, ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ, क्यों भाजपा ने दमाद बना के बिठाया हुआ? वो आरोपी तो अरविंद के, अरे वो तो दामाद नहीं बैठा बना के बैठाए हुए, तो जेल में डाले हुए हैं। नहीं। दामाद तो बनाते हैं जो मंच पे लाते हैं उनको। अरे जेल में अगर बिठाया हुआ तो मुकदमा शुरू करके इनकी जांच, मुकदमा चल रहा है भाई, अब क्या बात कर रहे हो शेखर कुमार जी आप तो। नहीं साहब, ट्रायल शुरू नहीं हुआ, ये डॉक्टर साहब कनेक्ट करिए, इन मामलों में ट्रायल नहीं शुरू हुआ है। और यही बेल एप्लीकेशन इसी आधार पे बार बार लगाएंगे कि ट्रायल भी नहीं शुरू हो पा रहा है और आप वो उसको रखा हुआ आपने जेल में। तो मसला ये है कि अभी तक वो दोषी नहीं ठहराए गए। और जो आरोपी की बात है तो केजरीवाल, हेमंत सोरेन भी तो आरोपी थे, पूरी दुनिया में। चलिए ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद अमीन हमारे साथ मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अगर छात्रों का गुस्सा 100% सही और वाजिब है तो सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने समय रहते कठोर कदम क्यों नहीं उठाए? अमीन साहब, क्या तंत्र की ढिलाई ने ही बाहरी ताकतों और सियासतदानों को इस आंदोलन में घुसपैठ का मौका दिया है? देखिए सवाल इस बात का नहीं है, हमारा देश जो है शांतिप्रिय देश है, उसकी वजह से कभी कोई इस तरह की हरकत नहीं करता। लेकिन जब मोदी जी का रूल है ये कि हम किसी पे वार नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम पे कोई वार करता है तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जहां तक सवाल है विदेशी ताकतों का, वो हमेशा से रही हैं और रहेंगी, उनको नहीं कहा जा सकता कि नहीं, हमको मना नहीं कर सकते। एक कि आजकल जैसा कम्युनिकेशन है, जितना फैला हुआ नेटवर्क है, उससे कहीं भी किसी को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। तो अब ये समझिए इस तरह की बातें हुई हैं, अगर उनको बातों को ट्रेस आउट किया जा रहा है, हमारी एजेंसी डे बाय डे नाइट लगी हुई है और ट्रेस आउट करके उनको पनिशमेंट जरूर मिलेगा। और कोशिश यही की जा रही है हमारे देश को डिसेबल किया जाए, लेकिन डिसेबल नहीं कर सकते, ना यहाँ इस तरह की क्रांति आएगी। हमारा देश जो है युवाओं का देश है, हमारा देश बुद्धिजीवियों का देश है। अमीन साहब बेहद संजीदगी से बात कह रहे हैं। रमेश ठाकुर जी, क्या विपक्ष और मंच पर पहुंच रहे तथा कथित नेता वाकई युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, या मानसून सत्र के दौरान संसद ठप करने और अपना पॉलिटिकल माइलेज बनाने के लिए छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं? रमेश ठाकुर जी। नहीं, अभी आपने कुछ नेताओं को तथाकथित बोला है, ये कौन लोग हैं? मैंने आपको बताया ना कि जो यूएपीए के दौरान जैसे शर्जील इमाम थे, उनके पिता के भाषण दे रहे हैं, धारा 370 पे सवाल उठा रहे हैं, क्या ये मंच नीट का था या किसी और चीज का था? जी नहीं, पहली बात तो 370 का जो भी मुद्दा है वो बहुत पीछे छूट गया और इस मंच से किसी ने भी इस मुद्दे को नहीं उठाया। अरे मंच से नारे लगे हैं, आपको मैं फिर करेक्ट कर दे रहा हूँ, मंच से नारे लगे, क्लिप पे दिखा देंगे। डॉक्टर साहब यही तो चीजें है ना, समझने वाली यही चीजें हैं। यह इस पूरे आंदोलन में एक ट्रक भर के रोड़े कंकड़ भी पहुंचे और पुलिस वालों ने भिजवाए, और जब वो रोड़े कंकड़ की जो ट्राली पकड़ ली गई और दीप्ते और उनके साथ में उस समय मैं भी मौजूद था वहीं पे, ये सब आंखों से मैंने देखा। जब उनसे पूछा गया ये किसका रजिस्ट्रेशन है, ये जो ट्रक आया है वो किसका है, और जो ड्राइवर था वो भाग गया, और बाद में पता चला सारा प्लांटेड है। और पुलिस वाले जो आ रहे हैं, जो डंडा उनके पास नहीं होना चाहिए, सादा वर्दी में ये सारी चीजें हो रही हैं, जो हमने देखा है। आपने भी लंबे समय से ये मूवमेंट को कवर करा है, हमने भी कवर करा है और सब चीजें देख रहे हैं। बात सिर्फ यहाँ पे है
जो आंदोलन हो रहा था वो बहुत पवित्र आंदोलन था, क्योंकि मैं डे वन से इसको देख रहा था, कवर कर रहा था सब चीजों को। लेकिन बाद में हुआ क्या, अब मैं जब जैसे आपने कहा कि तथाकथित जो नेता आ गए, तथाकथित मुझे लग रहा है वहां तक तो सीमित सही नहीं था कहना, लेकिन उसके बाद में ये शब्द इस्तेमाल करो तो सही है। फिर अब क्या हौड़ लगी हुई है, समाजवादी पार्टी इसको माइलेज लेने की कोशिश कर रही है। नहीं रमेश कांग्रेस जी अभी समाजवादी और कांग्रेस का आना तो तब भी एक तरीके से न्यायोचित होगा, लेकिन देश विद्रोही नारे, जिस तरीके की भाषा प्रधानमंत्री के खिलाफ यूज की जा रही है, देश के खिलाफ यूज की जा रही है, और आप कह रहे हैं कि आपको मालूम नहीं है, वहां हम लोग खुलेआम देख रहे हैं इस तरह की नारेबाजी हो रही है। और मंच दिया जा रहा है इलियास को, इलियास जिसका लड़का शर्जील इमाम देशद्रोह के केस में है, जेल में उसके तमाम वीडियोज हैं, ते भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इसके बाद क्या बचता है, किस चीज की आप लोग क्या चाह रहे हैं? वही नारे फिर गूंज रहे हैं। मामला नीट का था। नहीं रमेश ठाकुर जी, मुझे नहीं लग रहा आप इस पे क्या चाह रहे हो, मैं आपकी मंशा पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक पत्रकार, एक निष्पक्ष नहीं, मैं केवल रमेश ठाकुर जी, आप पूछना चाह रहे हैं ना कि मैं क्या जानना चाहता हूं आपसे। रमेश ठाकुर जी, मेरा सवाल साफ था कि क्या ऐसे लोग पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहे हैं? नहीं, जो तथाकथित है, जो 370 का नारा लगा रहे हैं, तो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये तो नेता नहीं हुए, ये काहे का माइलेज लेंगे भाई? ये तो सारे के सारे मुझे लग रहा कोई त्याड़ से निकल के आया है, किसी के ऊपर रहने से लगा हुआ है। अब इनको अगर आप नेता कहो, ये माइलेज, ये काहे के माइलेज ले? चर्चा कर रहे हैं नीट छात्रों के आंदोलन की राजनीतिक अपहरण की। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट रमेश ठाकुर जी। कॉकरोच जनता पार्टी जैसे नाम और मंच से लगने वाले आज़ादी के नारों का नीट के प्रश्न पत्र लीक होने और परीक्षा सुधार से क्या सीधा संबंध है? क्या यह वैचारिक भटकाव नहीं है रमेश जी? नहीं, बिल्कुल वैचारिक भटकाव है, क्योंकि जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ था तो उस समय मैं और मेरे साथ में कई लोग थे, तो रमेश जी आपकी आवाज कट रही है। रमेश जी से इस सवाल का जवाब दोबारा लेंगे, लेकिन शेखर कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि हमने पूरी अपनी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही, जी जी, फिर से बताइए जी। उन्होंने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला कहा कि हमारी टीमें लगी हुई हैं, हम नहीं चाहते कोई भी यहाँ पे एक दागी व्यक्ति आ जाए और हमारे आंदोलन को खंडित करे। ये बात उनके मुंह से कही है। और फिर आप जानते हो, जब बड़ा आंदोलन होता है या बहुत बड़ा मूवमेंट होता है, तो उसमें डॉक्टर साहब किसी को रोकना बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। अब उसके बेस में कौन आ रहा, पुलिस वाला आ रहा है। अब जब लाठी डंडे हो रहे थे, पता ही नहीं चल रहा है पुलिस वाला है, पुलिस वाला नहीं है। तो मुझे लगता है धीरे धीरे चीजें वही हो गई। रमेश जी, वैचारिक भटकाव की जो बात आप कर रहे थे, उस पर आपका क्या कहना है जी? नहीं, देखो, वैचारिक भटकाव इसलिए हो गया है, 20 दिन तक तो जो आंदोलन चला वो एक विचार पे बिल्कुल टिका हुआ था, स्टेबल था। 3 मांगे थी, और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, नीट रिफॉर्म होना चाहिए, और ये जो व्यवस्थाएं ये बदलनी चाहिए, ये सारी चीजें थी। लेकिन उसके बाद में अखिलेश यादव का आना और कांग्रेस के नेताओं को आना, कई लोगों का, जब ही आएगा तो फिर वो वैचारिक नहीं रहो, राजनीतिक रमेश जी, विचार की तरफ। क्या इस आंदोलन को अगवा कर लिया गया है? एक लाइन में। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर आज भी अगर आपके देखो तो इस समय मंच पे दीपके ने भी ये बात बोली है कि हम इसको राजनीतिक नहीं बनाना चाह रहे। यानी आस बची हुई है। शेखर कुमार जी कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थक हैं, क्या सीजेपी और जंतर मंतर पर बैठा नेतृत्व वास्तव में देश के आम नीट अभ्यर्थियों की आवाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है, या कुछ चुनिंदा विचारधाराओं ने इस छात्र क्रांति का राजनीतिक अपहरण कर लिया है? जी, आपसे समझना चाहेंगे। मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपके सारी बातों का जवाब देता हूं। जी, 2 मिनट है आपके पास। शर्जील इमाम को, अगर आप शर्जील इमाम को आरोपी होने की वजह से उसके पिताजी पे क्वेश्चन उठाते हैं, तो इस देश का गृह मंत्री भी तड़ीपार रहा है और गुजरात में नरसंहार का आरोपी रहा है, लेकिन आज गृह मंत्री है। तो आरोपी होना अगर आपका क्राइटेरिया, तो उसका शेखर कुमार जी, आप तुलना ऐसी करिए जिसकी तुलना हो सके। चोर की तुलना संत से कर देंगे, देश तोड़ने वालों की बात आप कर देंगे किसी और रामदेव से, ये कोई बात होती है शेखर जी? नहीं, देखिए, यहाँ कोई राजनीतिक डिबेट नहीं हो रहा है शेखर जी।
विषय की बात हो रही है, विचारधारा की बात हो रही है। इस डिबेट को जो लोग सुनते हैं, सुन लीजिए शेखर कुमार जी, जो लोग इस डिबेट को सुनते हैं वो कम से कम सामान्य तर्कों पे बात सुनते हैं। जी, तो घबरा क्यों गए? घबराइए मत, सुनिए आगे। दूसरी बात, यहाँ पर जो आतंकवादी घुसे सादी वर्दी में, जो भाजपा और संघी कार्यकर्ता थे, क्योंकि दिल्ली पुलिस मेंबर डीके बासु जजमेंट और इनके सर्कुलर 51 के हिसाब से सब भर्ती में होने चाहिए थे, और अब तक पुलिस कमिश्नर ने ऐसे पर कार्रवाई नहीं की, क्योंकि पुलिसकर्मी नहीं भाजपा और संघी थे। तो आतंकवाद का काम जो छात्रों के खिलाफ किया, ये आंदोलन तब भी छात्रों का था, अब भी छात्रों का। अब दो चीजें हो गई, एक तो था नीट को लेकर बात धर्मेंद्र प्रधान के स्थिति, अब जो छात्रों के साथ जो अत्याचार हुआ, जो बच्चियों के साथ उनके प्राइवेट पार्ट्स में डंडा घुसाने की कोशिश, और जो एक लड़की को डीसीपी एडिशनल डीसीपी थप्पड़ मार रहा है, जिस तरीके से कीले पहले इस्तेमाल हो रही है, ये आरएमएल हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया, सारी दुनिया वीडियो देख रही है। इस तरीके का अमानवीय बर्ताव करवाने वाला और एक देश के गृह मंत्री के अंडर है पुलिस, वो किस बात के संत है? कौन से उज्बेकिस्तान शेखर कुमार जी, या अफ्रीका के संत है? आज अभी खबर आ रही थी कि निहंगों ने सीजेपी समर्थकों से टकराव किया है, क्या कारण रहा शेखर जी? जिन्होंने टकराव किया, निहंग सिखों और कांग्रेस जनता पार्टी के समर्थकों के बीच टकराव हुआ, क्या कारण था? जी, ऐसा कहीं कोई टकराव नहीं हुआ है। हमारे चैनल पे उसकी तस्वीरें चल रही हैं। सुनिए, जहाँ ये हुआ है, ये भाजपा के प्रायोजित गुंडे जो दिल्ली पुलिस की पूरी तो सुरक्षा, आप कह रहे हैं जो निहंग सिख बुलाए गए वो भाजपा ने बुलाए थे? निहंग सिख कौन से वाले? ये भाजपा के बुलाए हुए थे या इनके बुलाए हुए थे? कैसे आप सर्टिफाई कर देंगे वहाँ पर? मैं तो तस्वीरें दिखा रहा हूँ दर्शक, देख के बताएंगे कि आपने बुलाया, बीजेपी ने बुलाया। मैं कह रहा हूँ, पूरे देश को आमंत्रित कर रहा हूँ, अगर सच्चा हिंदुस्तान देख रहा है कि जहाँ हिंदू मुस्लिम दलित सिख ईसाई सब इकट्ठे, वहाँ कोई टीजिंग नहीं हो रही, बहुत एक अच्छी व्यवस्था है, लोग एक दूसरे को पंखा चल रहे, एक छात्रों की इतनी बढ़िया व्यवस्था है, वहाँ पे निर्दयी पुलिस जो आकर कर रही है, तो वो ट्रक वहाँ पे लाके खड़ा किया। इस पे एक बड़ा सवाल है पुलिस की हरकत पे। डॉक्टर मोहम्मद अमीन साहब, अगर यह आंदोलन छात्रों के भविष्य की निष्पक्ष लड़ाई है, तो राजनेताओं के इस पावर गेम के बीच छात्रों की जायज मांगों का ठोस समाधान कैसे और कब तक निकलेगा? जी, देखिए, जहां तक सवाल है स्टूडेंट मूवमेंट का, ये वीपी सिंह के टाइम भी चला और भी समय चला, लेकिन आज जो ये मूवमेंट है इसको टोटल पॉलिटिकली कर दिया गया है। सीजेपी पार्टी जो है स्पॉन्सर है विदेशों से, इसके जो संस्थापक हैं मिस्टर दीप के, वो भी अभी फॉरेन से यानी अमेरिका से शिक्षा लेने गए थे और वहां से दीक्षा लेके आ गए, और उन्होंने यहाँ पे एक आक्रोश आंदोलन चला दिया, जिसके पीछे आज हमारे युवा भटक रहे हैं। इन युवाओं को भटकाने में बहुत बड़ा इनका हाथ है, उसके साथ में पीछे इनकी पार्टियां जो देश को हमारे डिसेबल्ड करना चाहते हैं। शेखर जी 30 सेकंड में अपनी बात कह दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, देखिए, शासन जो है गृह मंत्री से क्या दुश्मनी ये निकाल रहे हैं कि गृह मंत्री ने अभिजीत दीपिका को जब परमिशन दिए आते ही गृह मंत्री को पता नहीं लगा। आप इतना बड़ा सुरक्षा पहले कर देंगे, विदेशी फंडिंग आ रही है, अब तक सरकार ने अरे क्यों दीपिका भी भारत के नागरिक है। मोहम्मद अमीन साहब, एक चीज तो तय है कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन जनता का मौलिक अधिकार है, लेकिन जब जायज मांगों की ढाल बनाकर शाहीन बाग जैसे स्थायी नाकाबंदी और देश को ठप करने का खेल खेला जाएगा तो सवाल तो पूछे ही जाएंगे। राजनीतिक गिद्धों से सावधान रहकर युवाओं को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी, वरना इतिहास गवाह है कि आंदोलन में झंडे उठाने वाले छात्र ही रह जाते हैं और मलाई खाने वाली अपनी गद्दियों पर जाकर बैठते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।